नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरें देवभूमि की। हरिद्वार से खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है और वार्षिकोत्सव पारिवारिक सम्मेलन में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 2:30 बजे कनखल में आयोजित होगा सम्मेलन और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं उनके इस दौरे को लेकर। पुलिस ने यहां पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है और वार्षिकोत्सव पारिवारिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। तो दोपहर 2:30 बजे कनखल में यह सम्मेलन आयोजित होगा। और हमारे विशेष संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ सुदीप जैन है। सुदीप, आज मुख्यमंत्री का हरिद्वार दौरा है, क्या कुछ खास रहने वाला है उसमें? जी बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार और कुमाऊं मंडल दोनों स्थानों पर, चंपावत जिले में टनकपुर में भी कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री आज बेहद बेस्ट शेड्यूल से हैं। मुख्यमंत्री अभी थोड़ी देर पहले भल्ला कॉलेज के हेलीपैड पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से वो जो अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा का कार्यक्रम है उसमें शिरकत करने अपनी अधिकारियों के साथ थोड़ी देर पहले पहुंच चुके हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री कनखल स्थित, जो हरिद्वार का ही कनखल थाना क्षेत्र पड़ता है, वहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहां मुख्यमंत्री रहेंगे और थोड़ी देर विश्राम के बाद मुख्यमंत्री कुमाऊं रवाना होंगे। हरिद्वार में मुख्यमंत्री को रिसीव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं विधायकों के साथ ही जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे और कप्तान अजय सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री इसके बाद कुमाऊं रवाना हो रहे हैं और मुख्यमंत्री का आज रात्रि विश्राम भी चंपावत जिले में या उनके अपना जो घर है खटीमा में नगला तराई, वहां पर होगा, ऐसा प्रस्तावित है। आज मुख्यमंत्री के जो कुमाऊं 2 कार्यक्रम महत्वपूर्ण है, जो सूचना विभाग से जो जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री आज टनक है राजस्थान तक, उसके शुभारंभ में रहेंगे और एक किसानों की आय दोगुना करने का जैसा लक्ष्य है राज्य और केंद्र सरकार का, इसी के क्रम में आज सरस आजीविका मेले का भी उद्घाटन कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये सरस आजीविका मेला कल टनकपुर में होगा। 5:15 बजे शाम का ये कार्यक्रम प्रस्तावित है। तो मुख्यमंत्री का आज भी बेहद बेस्ट शेड्यूल है और इसी के तहत वो हरिद्वार पहुंच चुके हैं। ठीक है सुदीप, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और राहुल गांधी द्वारा विदेश में भारत के लोकतंत्र पर किए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी और उस पर आपत्ति जताई। मुख्यमंत्री का कहना है कि पूरा देश जानता है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया, गलत प्रकार से लोगों को जेल भेजा गया। आज राहुल गांधी कहते हैं कि उन्हें सांसद नहीं रहना पसंद। अब ऐसी स्थिति में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। इस प्रकार से राहुल गांधी ने विदेश जाकर विदेश की धरती पर भारत के लोकतंत्र की खिल्लियां उड़ाई हैं, वह निश्चित रूप से उनकी हताशा और निराशा का परिचायक है। और ये उस देश की धरती पर जिसने हमारे देश को बरसों तक गुलाम बनाकर रखा, किसी एजेंडे के तहत निश्चित रूप से विदेशी ताकतों के साथ मिलकर राहुल गांधी देश को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ वो अपने को सांसद न होना, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि मैं सांसद गलती से मुझे रहना पसंद नहीं है, वह भी देश की जनता का अपमान है। इनके पूर्वजों ने किस प्रकार से भारत के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई थी, किस प्रकार से लोगों को जेल में डालने का काम किया था, ये पूरा भारत जानता है, भारत का एक एक जनगण मन जानता है। ये बहुत ही निंदनीय बयान। और सुदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुदीप, राहुल गांधी के बयान को लेकर मुख्यमंत्री आज उनको घेरते हुए नजर आए। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने बहुत तल्ख अंदाज में घेरा है। जिस प्रकार से पूरे देश में राहुल गांधी के बयान की भारतीय जनता पार्टी आलोचना कर रही है, मुख्यमंत्री ने 2 बातों पर फोकस किया है कि जिस जनता ने आपको लोकसभा भेजा सांसद चुनकर, आपको सांसद रहना पसंद नहीं, यानी आप जनता का अपमान कर रहे हैं। दूसरा, विदेश की धरती पर जाकर हिंदुस्तान की बुराई करना, हिंदुस्तान के सिस्टम पर सवाल उठाना, ये कहीं ना कहीं एक सिस्टमैटिक चुनौती है और जो विपक्ष का भूमिका है वो ये नहीं है। विपक्ष अपनी मांगों पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन विदेश की धरती पर जाकर जिस प्रकार से बयान दिया गया उसकी मुख्यमंत्री ने बहुत कड़े शब्दों में निंदा की है। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा है कि ये विदेशी ताकतों के हाथों में
विदेशी ताकतों के इशारे पर सब कुछ जो केंद्र सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के बड़े नेताओं में शुमार है, ऐसे में बयान देना निश्चित तौर पर विदेशी ताकतों के हाथों में ये एक प्रभाव के रूप में राहुल गांधी का बयान आया है, जिसकी मुख्यमंत्री ने कड़ी निंदा की है। ठीक है सुदीप, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां राहुल गांधी पे निशाना साधते हुए नजर आए, उनके बयान को आधार बना के। और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होगा एयरपोर्ट का नाम। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होगा। और हवाई अड्डा सलाहकार समिति की बैठक में फैसला लिया गया। एयरपोर्ट का नाम बदलने को लेकर सहमति भी बनी है। तो हवाई अड्डा सलाहकार समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है। तो एयरपोर्ट का नाम बदलने को लेकर सहमति भी बन चुकी है। तो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एयरपोर्ट का नाम होगा। सुदीप, ये एक तरीके से एक बड़ी श्रद्धांजलि उनको देने की कोशिश है अटल बिहारी वाजपेयी को कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम अब उनके नाम से जाना जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए कल सलाहकार समिति की एयरपोर्ट प्रबंधन की बैठक हुई है, उसमें यही निर्णय लिया गया है कि जो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है उसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होगा। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है, जब राज्य गठन की मांग उठ रही थी उस वक्त प्रधानमंत्री से अटल बिहारी वाजपेयी और उन्हीं के प्रयासों से उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्य बन पाए। लिहाजा उत्तराखंड निर्माण में अटल बिहारी वाजपेयी का एक बड़ा स्थान है। इसके साथ ही 3 नए सेक्टर्स में भी फ्लाइटें शुरू होने वाली हैं। बनारस से एक फ्लाइट और बढ़ेगी, जम्मू के लिए एक फ्लाइट और शुरू होने जा रही है, साथ ही श्रीनगर और गुजरात सेक्टर में भी एक फ्लाइट और बढ़ने जा रही है। तो 4 नई फ्लाइट्स भी आ रही हैं देहरादून एयरपोर्ट से संचालन होने के लिए। इस पर भी कल सहमति बनी है, सलाहकार समिति में चर्चा में विषय आया है। और इन एयरलाइन कंपनियों के प्रपोजल जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत सरकार है, यहाँ भी इनके प्रस्ताव पहुंच चुके हैं। तो उत्तराखंड की कनेक्टिविटी, विशेषकर एयर कनेक्टिविटी अब और बेहतर होने वाली है। बहुत शुक्रिया सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होगा और हवाई अड्डा सलाहकार समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। एयरपोर्ट का नाम बदलने को लेकर सहमति बन चुकी है और अब जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होगा। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है। हरिद्वार वो पहुंच चुके हैं, यहाँ पे क्या कुछ कह रहे हैं उन्हें सुनते हैं। हमारे विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं, शायद वो ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन मेरे मन में भी एक विद्यार्थी की जैसी जिज्ञासा उनके विषय को सुनकर हुई। आदरणीय के.एन. राघवन जी भाई साहब, मंच पर उपस्थित हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुनील जोशी जी, डॉक्टर हेमेंद्र यादव जी और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करने वाले श्री प्रेमचंद शास्त्री जी और मंच के सामने बैठे हुए जिनके बारे में पूज्य स्वामी जी ने भी उनका स्मरण किया और जिनकी तपस्या मैं कहूँगा और माँ भारती के लिए लगातार जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है, आदरणीय शंकर लाल जी भाई साहब, आदरणीय अजीत महापात्रा जी, हरिशंकर शर्मा जी, संजय गुप्ता जी एवं अनेकों महानुभाव, हमारे रानीपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री आदेश चौहान जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई किरण चौधरी जी, चिकित्सा हमारे परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर जे.एन. नौटियाल जी एवं यहाँ आए हुए हमारे सभी महानुभाव, उपस्थित मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, जिनके निमित्त मैं समझता हूँ कि ये शानदार संगोष्ठी यहाँ पर आज संपन्न नहीं हो रही है, समाप्त नहीं हो रही है, बल्कि संकल्प के साथ ये आगे को बढ़ेगी। ये संकल्प लेकर हमारे सारे विद्यार्थी आगे को जाएंगे। इस संगोष्ठी में देश के कोने कोने से पधारे हुए सभी महानुभाव, महान
आयुर्वेदाचार्य, महर्षि चरक की कर्मभूमि और मां गंगा के इस तट पर देवभूमि उत्तराखंड पर आप सबके आगमन पर मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, भारत वैदिक काल से ही आयुर्वेद द्वारा पशुधन स्वास्थ्य क्षेत्र में पारंपरिक ज्ञान को लागू करने वाला प्रमुख देश रहा है और इसके बारे में बहुत विस्तार से यहाँ से मंच से बहुत सारी बातें हुई हैं। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर्वे संतु निरामया का संदेश देने वाला पंचम वेद अर्थात आयुर्वेद हमारी प्राचीन विरासत का अभिन्न अंग रहा है और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जो पंच प्राण विकास रणनीति में देश के विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी इसी जो हमारी समृद्ध प्राचीन विरासत है, जो पारंपरिक ज्ञान है, उसको पूरी तरह से सहजने पर जोर दिया है। जैसा स्वामी रामदेव जी ने बहुत विस्तार से बताया किस प्रकार से आज हम पुनः अपनी जो हमारी जीवन पद्धति थी, जो हमारे जीवन जीने का तरीका था, जो प्राकृतिक रूप से जिसमें कोई अलग से काम करने की आवश्यकता नहीं थी और आयुर्वेद की जो महत्ता है, उस आयुर्वेद की महत्ता को हम सब लोगों ने पिछले दिनों कोरोना महामारी के समय में इसके महत्व को, इसकी महत्ता को भली भांति हम सब लोगों ने महसूस किया होगा। जब कोई दवाई काम नहीं कर रही थी, जब किसी प्रकार का उपचार भी काम में नहीं आ रहा था, इंजेक्शन भी काम नहीं आ रहे थे, सारी दवाइयां फेल हो रही थी, तो उस समय हम लोग कौन सी पद्धति को अपना रहे थे? जरा जोर से बोलिए। तो भाइयों बहनों, आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं है, अपितु यह आदर्श जीवन जीने की पद्धति है और आदर्श जीवन जीने का तरीका है। ये केवल बीमारियों का इलाज ही नहीं करता है, बल्कि आयुर्वेद को अपनाकर हम जहां अपने शरीर को पूरी तरह से बीमार होने से रोक सकते हैं। और इसमें जब राघवन जी भाई साहब का प्रेजेंटेशन हो रहा था तो कह रहे थे कि जंगल से ही जो है, क्या जंगल से जीव से जंगल है और जंगल से जीव है, यानी कि इकोसिस्टम ये हमारे सामने भली भांति ये बताता है कि जो हमारी प्राकृतिक चीजें हैं, ये पशुधन है, ये हमारे देश की बहुत बड़ी ताकत है, जिनको बचाना, जिनका संरक्षण करना, संवर्धन करना, ये हमारा प्रमुख रूप से ये कर्तव्य होना चाहिए। और मानव संसाधन के साथ ही आयुर्वेद के प्रयोग द्वारा हम अपने पशुधन को भी पूरी तरह से रोग मुक्त रखने का प्रयास कर सकते हैं, हम उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। मुझे खुशी है कि आयुर्वेद और पशु चिकित्सा द्वारा पशुओं के रोग निवारण और रोग नियंत्रण के लिए प्रदेश में मौजूद हर्बल जो हमारे संसाधन हैं, उन संसाधनों का भी भली भांति उनका उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान में जो मनुष्यों से भी अधिक पशुओं में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, जो केवल पशुओं के लिए नहीं, वो आने वाले समय में हमारे लिए भी अत्यंत हानिकारक है। और इसे हम आयुर्वेद को अपनाकर जो हमारे जीवन जीने की पद्धति है, उसको नियंत्रित कर सकते हैं। उत्तराखंड हमारा जड़ी बूटियों का भंडार है। मैं सबसे कहता हूं कि उत्तराखंड में देवों की कृपा है, भगवान की कृपा है और प्रकृति का आशीर्वाद है। जहां देखिए आप, गंगा जी यहाँ निकलती हैं, यमुना जी निकलती हैं, उधर देखेंगे तो आप महाकाली निकलती हैं, सरयू निकलती हैं, ऐसे अनेकों नदियां जो 12 महीने चलती रहती हैं, वो प्रकृति द्वारा हमको प्रदत्त है, भगवान के द्वारा प्रदत्त है। उसके ऊपर से बड़ा भूभाग
एक बड़ा भूभाग 71%, कम नहीं 71% भूभाग वनों से आच्छादित है और उसमें से भी 7-7 पर्वतों से आच्छादित है। और मुझे लोग कहते हैं कि पहाड़ की पानी और पहाड़ का जवानी ये किस काम आती है? तो मैंने अभी एक टेलीविजन में कहा कि पहाड़ का जो पानी है, मैं टिहरी डैम के पास में बैठा हुआ था जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, तो मैंने कहा ये पहाड़ का जो पानी है आप देख रहे हैं, एक तरफ ये बिजली पैदा कर रहा है, दूसरी तरफ यहाँ से लेकर संपूर्ण देश के काम, कहीं आचमन से लेकर पीने से लेकर सींचने तक का काम में आ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ की जवानी, वो जवानी भी आज वो शिक्षा का क्षेत्र हो, रक्षा का क्षेत्र हो, कोई तकनीकी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारे यहाँ की जवानी काम आ रही है। आज देश की सीमाओं को भी अगर हम देखेंगे तो उत्तराखंड के नौजवान हर घर से कोई न कोई सेना या अर्धसेना में काम कर रहा है। भाइयों बहनों, हम आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र की सरकार के सहयोग से आयुष और आयुर्वेद के क्षेत्र में निरंतरता से काम कर रहे हैं। हम लगातार चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं और आयुर्वेद से होने वाले जो लाभ हैं उनको आम जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको लेकर मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हमने 300 आयुष हेल्थ और वेलनेस केंद्रों के संचालन व 150 पंचकर्म केंद्रों की स्थापना के लिए हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है, लगातार इसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। नेचुरोपैथी के जो हमारे चिकित्सक हैं उनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हमने प्रारंभ किया है। आयुर्वेद, होम्योपैथ और नेचुरोपैथी के विकास तथा रोजगार व आर्थिकी को व्यापक विस्तार देने के लिए हम लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यह हमारी प्राथमिकता है, इसको हम प्राथमिकता से लेकर काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ राज्य में हमने पशुधन मिशन भी प्रारंभ किया है। इसके तहत 60 करोड़ का जो निवेश है उसको किए जाने की भी योजना बनाई है। इससे 7,000 जो हमारे पशुपालक हैं उनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनको रोजगार का अवसर भी इससे प्राप्त होने वाला है। इसके साथ साथ पशुधन योजना प्रदेश के 4 लाख पशुपालकों और कुक्कुट पालकों की आय बढ़ाने में भी मददगार साबित हो रही है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के गांव में दुनिया की सबसे समृद्ध और सबसे कुशल पशु स्वास्थ्य परंपरा मौजूद है, जिसके बारे में हमारे जितने भी आयुर्वेद के क्षेत्र में, पशुधन के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं वो भली भांति जानते हैं। यह ज्ञान पशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में निश्चित रूप से ये उत्तराखंड के साथ साथ संपूर्ण भारत के लिए भी एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है। उत्तराखंड में पशु चिकित्सा सेवाओं को भी मजबूती प्रदान करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं। प्रदेश में 329 पशु चिकित्सालय, 778 पशु सेवा केंद्र, 760 कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों को और अधिक अच्छा बनाने के लिए और सुविधाजनक बनाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। पशु चिकित्सालयों में आयुर्वेद से संबंधित जो औषधियां हैं उनकी आपूर्ति बढ़ाने का काम भी हमारी सरकार ने पिछले दिनों किया है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में आज पशुधन के लिए जो नए तरीके, जिस प्रकार से आज पशुधन के क्षेत्र में हो, प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में हो, या प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर, उनके अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष को जो मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया है, इन सभी के लिए जहां हमारी केंद्र की सरकार काम कर रही है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, वहीं हमारी प्रदेश की सरकार भी इस क्षेत्र में विकास के लिए और इसके संरक्षण के लिए, इसके संवर्धन के लिए हम संकल्पबद्ध भी हैं और प्रतिबद्ध भी हैं। मैं आप सबके समक्ष कहना चाहता हूं 2014 में आयुष। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में और यहाँ पे संबोधित करते हुए उन्होंने कई बातों का जिक्र किया, आयुर्वेद का जिक्र किया और सरकार कैसे
सबका साथ सबका विकास के साथ आगे बढ़ रही है, कैसे विकास को प्राथमिकता दी जा रही है और कैसे हर हालात से निपटा जा रहा है। बेहतर युवाओं का भविष्य बनाने पे सरकार का फोकस है। उधर देहरादून में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। कई मुद्दों को आधार बनाकर वो सरकार को घेरते हुए नजर आए। वार्षिक बजट प्रस्तुत किया गया है, वो उधार में डूबा हुआ बजट है। लगभग 1,00,000 करोड़ का कर्ज राज्य सरकार पर है और इसमें चिकित्सा, स्वास्थ्य और अन्य जो हमारी सिंचाई में किसी बजट की इसमें कटौती कर दी गई है, कोई व्यवस्था नहीं है। रोजगार के संसाधन कैसे हम जुटाए जाएंगे, स्किल डेवलपमेंट का कोई जिक्र नहीं है। नौजवानों को 22,000 नौजवानों को रोजगार देने की बात करने वाली सरकार ने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। वार्षिक बजट प्रस्तुत किया गया। 50 साल से जो है वहाँ पर निवास कर रहे थे, उनके आशियानों को उजाड़ने का काम किया है। कमोबेश यही स्थिति समझ लीजिए आप, जो स्थिति जोशीमठ में हुई है वही स्थिति इन दोनों जगह पे हुई है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जिन लोगों को बिना समय दिए पुलिस बल के माध्यम से हटाने का काम जो है किया गया है, सरकार उनको अन्यंत्र बसाने की कार्रवाई करे, ये हम कहना चाहते हैं। और रुद्रपुर में तो हमारे शहर अध्यक्ष को जो है पुलिस ने हिरासत में लेने का काम। रुद्रपुर महानगर में नैनीताल रोड पे चौड़ीकरण के मामले पर बवाल हो गया। दुकान हटाने को लेकर व्यापारियों ने आक्रोश जाहिर किया, गुस्सा जाहिर किया और शहर में कार्रवाई के बाद आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। पूर्व मेयरपति सुरेश कोहली ने कहा कि बड़बोले और सीना ठोकने वाले नेताओं ने ये पूरा खेल बिगाड़ा है। रुद्रपुर में कहीं भी हम लोग कोई छोटी सी भी मीटिंग कर रहे हो, कहीं भी कुछ बैठे हो, कुछ होते हो तो कहते थे जाओ गांधी पार्क से वो 5 रुपए के 2 वाले समोसे ले आओ। हमने 1 रुपए का समोसा भी खाया, 50 पैसे का भी वहाँ समोसा खाया। अमृतसरिया का ढाबा पूरे क्षेत्र में हमारे यहाँ का फेमस ढाबा हुआ करता था। क्योंकि शहर बढ़ रहा है, सिडकुल आया है, शहर लगातार हाईटेक हो रहा है, बड़े बड़े NH बन रहे हैं, तो चूँकि NH की जद में आने के कारण उन दुकानदार भाइयों को कल वहाँ से हटाया गया है। इससे पूरा शहर दुखी है, हम भी दुखी हैं, हमारी पार्टी के सभी नेता दुखी हैं, हमारे विधायक बहुत दुखी हैं। ये दुकानदार भाई जो कल हटाए गए हैं, ये 2016 में उनको हटाने की प्लानिंग कर ली गई थी प्रशासन द्वारा। अब उनके लिए कोई स्थायी समाधान निकले, उनके लिए कहीं बैठने की व्यवस्था की जाए, उनके रोजगार की कहीं व्यवस्था की जाए, इसकी चिंता हम लोगों को करनी चाहिए और सभी लोगों को करनी चाहिए। और लक्सर में तकनीकी सुधार के लिए रेलवे ने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम को अस्थायी रूप से बंद रखने का फैसला लिया। रविवार रात 11:45 से सुबह 3:15 तक PRS पूछताछ को बंद रखा जाएगा। इस दौरान रेलवे संबंधी सभी तरह के जो पूछताछ सेवा है वो बंद रहेंगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।